अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं लेक्चर 2 और पार्ट 3 जो है वो कंटिन्यू करूँगी। कुछ पुराने पॉइंट्स बताऊँगी जहाँ मुझे लगा था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, उनको मैं दोबारा डिफरेंट अल्फाज, आसान अल्फाज में समझाऊँगी। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को उसकी कंटिन्यूएशन में ही समझानी है, नहीं तो नहीं है, लेकिन उसको कंक्लूड करना है क्योंकि वो चीज़ नोट्स में भी है। और बस शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी वीडियो दोबारा सुन रही थी तो यहाँ क्योंकि मैं आपको प्रोग्राम्स का बता रही थी तो मैं कई जगह पे इसके बाद से कई जगह पे साइज़ ऑफ प्रोग्राम कह गई हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने साइज़ ऑफ प्रोग्राम कहा है वहाँ उसका मतलब है साइज़ ऑफ इनपुट। और साइज़ ऑफ इनपुट को हम डिनोट करते हैं, उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं n। ठीक है, तो आप लोगों ने दोबारा एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, या अगर आप लोगों के जहन में है तो यहीं पे करेक्शन कर लें कि जहाँ जहाँ मैंने साइज़ ऑफ प्रोग्राम बोला है दैट इज़ साइज़ ऑफ इनपुट इंस्टेड साइज़ ऑफ इनपुट। ठीक है, अच्छा आई फेल्ट कि इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा दफ़े रिपीट किया था बिकॉज आई थॉट इट वुड बी अ लिटिल बिट हार्ड टू डाइजेस्ट। तो इस पॉइंट को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। मुझे ज़रूर प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि ये कांस्टेंट कैसे आता है, आप लोगों को समझ आती है कि नहीं आती। कि जिस तरह से आप लोगों को होता है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, इस तरह से मुझे भी था कि वीडियो बनाते वक्त तो कोई फीडबैक नहीं आ रहा, तो आई रीटरेटेड अ लॉट ऑफ स्टफ क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो खैर, अच्छा, सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि जिस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी ऑफ एन इसके लिए, या हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी ऑफ एन क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए, तो क्या फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड में, यानी जब मैंने आप लोगों को एसिम्प्टोटिक बताया था, मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट्स मैटर नहीं कर रहे और जो लोअर ऑर्डर टर्म है वो मैटर नहीं कर रही। तो क्या इसके कहने का आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, क्या इसे कहने का मैडम का मतलब ये था कि जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से टी ऑफ एन यानी एक फ़ंक्शन, मैथमेटिकल फ़ंक्शन जब निकालेंगे उस एल्गोरिदम के लिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स निगलेक्ट कर दें? नहीं, निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के साथ आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप एज इट इज़ ये पूरी इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, लेकिन जब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आप लोगों से पूछती हूँ व्हाट इज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर द सर्टेन एल्गोरिदम, तब आप लोग मुझे कहोगे कि मैडम इस फंक्शन के लिए जो फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है वो n स्क्वायर है, यानी ये फंक्शन जो है n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, यानी इसकी रेट ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर, मैक्सिमम n स्क्वायर रहेगी। n स्क्वायर से क्या मुराद है कि अगर इनपुट साइज़ ऑफ द इनपुट बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, तो कितना फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ टाइम का हो सकता है, दैट कैन बी डबल, क्योंकि दिस इज़ द हाईएस्ट वेरिएबल दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज़ अ टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर द सर्टेन एल्गोरिथम। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं ना, तब आप कोएफिशिएंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म्स को क्या करते हो, इग्नोर करते हो। लेकिन फंक्शन जब आप बनाओगे फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से, तो वो एज इट इज़ पूरा कंप्लीट लिखोगे, कुछ इग्नोर नहीं करना उसमें। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी को लोअर ऑर्डर टर्म्स में कन्फ्यूजन है तो वो मैं बता दूं कि इस इक्वेशन में लोअर ऑर्डर टर्म क्या है, बी एन प्लस सी, और हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, एन स्क्वायर। तो फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इस फंक्शन का क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लोअर ऑर्डर टर्म क्या है, 4। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है, ये जो n के साथ है। ठीक है, तो जब n बढ़ेगा तो ये +4 मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इवेंचुअली हम कहेंगे कि कितना बढ़ रहा है, कितना फास्ट बढ़ रहा है, n लीनियर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो है वो रह गई है, बल्कि 2 बातें मैंने बतानी है। आप लोगों में से किसी को होगा कि भाई किस तरह से कि लोअर ऑर्डर टर्म मैटर नहीं कर रही है, ऐड तो हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ ही रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए एक एग्जांपल ली। फॉर एग्जांपल, किसी एक फंक्शन का टी ऑफ एन 5n था, किसी एक फंक्शन का टी ऑफ एन 5n स्क्वायर था। मैं n ले रही हूँ और n की वैल्यूज़ एग्ज्यूम कर रही हूँ। ये देखो, 1 पे आपको लगता है रेट ऑफ ग्रोथ दोनों का सेम है। ठीक है, 2 पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ये 10 है तो ये 20 है। 10 से देखो, 10 से ऑनवर्ड्स आपके पास ड्रास्टिक चेंज आता है। दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ 500।
ये अगर इनपुट साइज़ 100 हो जाता है तो रेट ऑफ ग्रोथ इसका 500 है और इसका 50,000 है। यानी अब पूरी रेट ऑफ ग्रोथ कितना आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी किस मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी स्टडी क्या है, या व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द साइज़ ऑफ इनपुट, यहाँ आपका डबल हो रहा है और यहाँ आपका क्या है, लिनियर जा रहा है। ठीक है, ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये 5 n की वजह से आ रहा है, वरना अगर आप 5 और इन दोनों 5 को हटाओ तब भी सिंपल n और n स्क्वायर का बड़ा फ़र्क है, ये आप वाज़िया देख सकते हैं। तो बेसिकली अब ये वाली वैल्यू जब व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी बन जाती है, हाईएस्ट वेरिएबल की वैल्यू इवन लीविंग द कोफिशिएंट, ये वैल्यू इतनी बड़ी बन जाती है कि हम कहते हैं दिस इज़ द रेट ऑफ दिस इज़ हाउ फास्ट द टाइम इज़ ग्रोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना ये मैटर नहीं करती हैं। इसी तरह से मैं कह रही हूँ ये वाली वैल्यूज़ मैटर नहीं करती हैं कब, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन n इज़ सफिशेंटली लार्ज। और मैंने कहा था कि डेटा आप एज्यूम कर लो फेसबुक का, नेसा का, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100n लूँ और अगर मैं 0.5 n स्क्वायर लूँ, चूँकि कोएफिशिएंट्स का फ़र्क है तो n ही ज़्यादा बढ़ेगा, n स्क्वायर तो ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है, और अगर नहीं आया तो मैंने आप लोगों के जहन में डाल दिया। तो इस इक्वेशन को देख के, ठीक है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एक फंक्शन की, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एक फंक्शन की है, तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक ड्राई रन करके दिया है। अगर आप n1 लो अप टू n100, ठीक है, मैंने गैप से वैल्यू ली है, पहले 1 लिए, फिर 50 लिए, फिर 100 लिए। अगर आप गैप से भी वैल्यू लेते हो तब भी कहीं 100n ज़्यादा है और 2 दफ़ा 100n ज़्यादा है और एक दफ़ा 0.5 n स्क्वायर ज़्यादा है। लेकिन अब आप n की वैल्यू ज़रा 5000 लेके देखिएगा, सच अ ह्यूज डिफरेंस है ना। दिस इज़ 5 समथिंग, दिस इज़ 12 समथिंग, यानी मैं पूरी फिगर नहीं बोल रही हूँ लेकिन आप लोगों को नज़र आई है, देखो दिस इज़ ह्यूज डिफरेंस। ये 3 0 इसी टर्म के साथ है, ठीक है। तो इवन अगर आप इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी लगा लो, इसके साथ बड़े से बड़ा लगा लो, n स्क्वायर कुछ ख़ास वैल्यू ऑफ n के बाद, ये नहीं कि शुरू से ही बड़ा है, कुछ ख़ास n क्या है, साइज़ ऑफ इनपुट, ठीक है, कुछ ख़ास n की वैल्यू के बाद n स्क्वायर विल ऑलवेज़ बी ग्रेटर देन n। चाहे n के साथ आप कोई भी कोएफिशिएंट ले लो, n स्क्वायर के साथ आप कोई भी कोएफिशिएंट ले लो। एक्चुअली यही चीज़ इसी ग्राफ में मेंशन है। ये वो वाला कांस्टेंट वाला था 2 यूनिट्स वाला, ये सम ऑफ लिस्ट वाला था, और ये जो आपके पास जा रहा है ना ये मैट्रिक्स इस वाला था, ठीक है। ये इन्हीं को अगर आपको हो कि आपने दिस इज़ द इनपुट एंड दिस इज़ टाइम, और ये ग्राफ आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो दिस इज़ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट से, इनपुट चाहे जो भी है टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी उतनी की उतनी। फॉर एग्जांपल आई से दिस इज़ 2 यूनिट्स, जैसे हमने पिछली बार देखा। और अब यहाँ देखो ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ, इसके ये वाला किसके नीचे है, इस लीनियर के नीचे। यानी अगर आप n की वैल्यू, ये छोटा क्यों है, जहाँ n की वैल्यू आपने छोटी ली है, फॉर स्मॉलर n स्क्वायर कैन बी लेस देन n फॉर स्मॉलर वैल्यूज़। ये ऐसा होगा, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरे का पूरा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स हम कर ही तब रहे होते हैं जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। तो छोटी वैल्यूज़ के लिए ये छोटा हो सकता है, बट जैसे जैसे आप वैल्यू भर रहे हो तो आप देखो इस ग्राफ में इसके साथ कितना डिफरेंस है, इस ग्राफ का इसके साथ कितना डिफरेंस है। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ ये वाली वैल्यू n से छोटी है, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया 100n और 5.5 n स्क्वायर। लेकिन देयर इज़ अ सर्टन इनपुट जहाँ दिस n square will always be greater than this n. This is n square, ये वाला, this is simple n 4n plus 4 वाला, and this is constant, ठीक है। तो ये ग्राफ का ये मतलब था, certain n के बाद जो n square है that will always be greater than n, and for the certain value of n will always be greater than the constant। ये क्या है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ की हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। अच्छा,
यही चीज़ आगे लेके चलते हैं और फिर मैं एसिम्प्टोटिक को एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँगी। यहाँ मैंने कहा है कि अगर हमारे पास मॉडल मशीन है, मॉडल मशीन क्यों यूज़ कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के लिए, और अगर हमारे पास मॉडल मशीन है ही तो हम ब्रॉड क्लासेस में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फंक्शंस आए हैं, एल्गोरिदम्स आए हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के, दोनों आए हैं n स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 5n स्क्वायर प्लस 7, 17n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम एनालिसिस मशीन इंडिपेंडेंट करें, और दूसरा दोनों एल्गोरिदम्स को जब हम कंपेयर करें तो हमें जनरल रेट ऑफ ग्रोथ का आइडिया हो जाए, ठीक है। जनरल रेट ऑफ ग्रोथ का आइडिया हो जाए, या हम ये एनालिसिस करें जब दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करें, दोनों में से फास्टेस्ट ग्रो कौन सा कर रहा है, या रेट हाउ फास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी एल्गोरिदम इज़, ठीक है। तो हम एनालिसिस क्यों करते हैं, रेपिटेशन हम एनालिसिस करते हैं व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने कहा था लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड इवन द कोएफिशिएंट्स आर इग्नोर्ड व्हेन यू आर डूइंग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, सो दिस 7 वुड नॉट मैटर, 5 वुड नॉट मैटर, दिस होल टर्म वुड बी insignificant, this is a lower order term, this is lower order term, ठीक है, they would not matter, this 17 coefficient would not matter। और अगर हम कहें कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ, हाउ फास्ट दिस फंक्शन, दिस एल्गोरिदम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी इज, टाइम कितना है इसका n स्क्वायर, और इसका क्या है n स्क्वायर, यानी अब हम मशीन, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो मशीन स्पेसिफिकेशंस की वजह से डिफरेंट हैं। अगर हम इनको इग्नोर करें, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहता है कि भाई इनको छोड़ो, इनको इग्नोर करो, ये देखो कि कोई एल्गोरिदम का रेट ऑफ ग्रोथ कितना फास्ट है, हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है, दैट मीन्स इवेंचुअली जो रेट ऑफ ग्रोथ दोनों का है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग द एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। मैं एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या कहता है कि आप देखो, पहला पॉइंट आप देखो कि हाउ फास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी एल्गोरिदम इज़, वो वही होता है जितना हाईएस्ट वेरिएबल उसमें होता है। जब आप एनालिसिस कर रहे हैं फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट्स वाई यू विल ड्रॉप कोएफिशिएंट्स एंड द लोअर ऑर्डर टर्म या इनसिग्निफिकेंट टर्म्स, ठीक है। दिस ऑल ऑफ दिस एनालिसिस इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को बेसिकली आप यूज़ कर रहे होते हो, या ये क्लासीफाई कर रहा होता है टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को इनटू सर्टेन क्लासेस। हमने अभी 3 क्लासेस देखी हैं, कांस्टेंट, लिनियर एंड क्वाड्रेटिक। मुझे फीडबैक दीजिएगा, ये टॉपिक आई गेस पिछले वाले से डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे बताइएगा आप लोगों को समझ आई कि नहीं आए।